माँ जी, मैं कमला के यहाँ से 5 मिनट में आ रही हूँ। आप रोली को खाना खिला दीजिएगा, सविता ने कहा और सास की सहमति या असहमति सुने बिना मेन गेट खोलकर फ्लैट से बाहर निकल गई। डोर क्लोजर की मदद से ऑटोमेटिक दरवाजा स्वतः बंद हो गया था। कमला सविता की सगी छोटी बहन थी, जो इसी बिल्डिंग में 2 फ्लोर नीचे रहती थी। दोनों के पति दिल्ली में एक ही कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। नौकरी के सिलसिले में दोनों का रोज का मिलना होता था। साथ काम करते करते उनमें दोस्ती हो गई थी और स्वजातीय होने के कारण घनिष्ठता इतनी बढ़ी कि सविता के प्रति विशाल ने सौरभ के साथ कमला की शादी करवा दी थी। दोस्त को साधु बना लिया था। सौरभ पहले कहीं पेइंग गेस्ट की तरह रहता था। शादी के बाद विशाल ने ही उसे इसी बिल्डिंग में 2 BHK का एक फ्लैट किराए पर दिलवाया था। सविता और कमला भी वर्किंग वुमेन थी। दोनों बहनें अलग अलग स्कूल में शिक्षिका थीं। विकास का फ्लैट 3 BHK था, जिसे विशाल ने खरीद लिया था। सुमित्रा देवी सहज भाव से 2 साल की पोती रोली को चम्मच से दाल चावल खिला रही थी और रोली सविता के मोबाइल पर कोई गेम खेल रही थी। एकाएक मिर्ची का बीज मुंह में आने के कारण रोली मचल गई और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गया। सुमित्रा देवी मोबाइल को बड़ी मुश्किल से लपक पाई। कई बार हाथ से छूटते छूटते बचा। इसी क्रम में बार बार स्क्रीन पर उंगलियों के स्पर्श के कारण मोबाइल का ऑटोमेटेड रिकॉर्डर कॉल का प्ले सिस्टम ऑन हो गया। वातावरण में पिछला रिकॉर्डेड कॉल पूरी स्पष्टता के साथ गूंज रहा था, जिसमें सविता और कमला बातें करती सुनाई दे रही थी। वार्तालाप सविता और कमला के बीच का था। कमला दीदी गुड मॉर्निंग, सविता वेरी गुड मॉर्निंग। कमला स्ट्रिप से चेक किया था, पॉजिटिव है। सविता नाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस। कमला मजाक मत करो, यहाँ सुबह से ही सोच सोच कर हालत खराब है कि कैसे क्या होगा। सविता अरे पागल, ये सभी औरतों के साथ होता है। औरत को माँ बनना ही पड़ता है। मैं भी बनी कि नहीं? सौरभ को बताया? कमला हाँ। सविता क्या बोला वो? कमला वो बहुत खुश हुआ। मुझे तो इतनी जोर से गले लगा लिया कि मेरी हड्डियां कड़कड़ा गई। सविता फिर प्रॉब्लम क्या है? कमला एक हो तो बताऊं, स्कूल भी जाना है, घर के काम करने हैं, कैसे मैनेज होगा? सविता ससुराल से किसी को बुला ले, ननद या सास को। कमला दीदी हर कोई तुम्हारी तरह खुशनसीब नहीं होता। कमला कहते हुए तुम्हारा क्या है, काम वाली जैसी सास मिल गई है, 2 रोटियां खाती है, बदले में बच्चे को भी संभालती है और घर का पूरा काम भी देखती है। उसे सैलरी क्या दोगी? वही तुम लोगों को जब तब पैसे देती है। सविता अरे माँ जी जब हैदराबाद जाती है तब मुझे भी तो मैनेज करना होता है। कमला दीदी तुम तो अपना ही रोना ले बैठी, मुझे बताओ मैं क्या करूं? सविता मैं रोली का खाना ठंडा कर रही हूँ, 10 मिनट लगेंगे, फिर तुम्हारे पास आती हूँ। वही बात करते हैं। रिकॉर्डिंग समाप्त हो चुकी थी। अब मोबाइल खामोश था, पर सुमित्रा देवी का दिमाग भाई भाई कर रहा था। 5 मिनट पहले तक वह विधवा होने के बावजूद खुद को खुशनसीब समझ रही थी। पति 60 साल की उम्र में एकाएक हार्ट फेल होने की वजह से जब दुनिया से रुखसत हुए थे, तब जिम्मेदारियों के नाम पर उन्होंने किसी के करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। मौत भी ऐसी हुई थी जैसे अभी हो अभी ना हो। पति सरकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे। जब तक सेवा में रहे अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलती रही थी। रिटायरमेंट के पश्चात अच्छा पेंशन मिलता था। पति की मृत्यु के बाद सुमित्रा देवी को फैमिली पेंशन मिलती थी, जो इतना थी कि कईयों को उनसे आधी बल्कि चौथाई रकम में भी नौकरानी रखना मंजूर होता। 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी डॉक्टर थी और अपने डॉक्टर पति के साथ बाहर देश शिफ्ट कर गई थी। बड़ा बेटा हैदराबाद में पर्यावरण मंत्रालय में अधिकारी था। बड़ी बहू भी हैदराबाद में एक निजी संस्थालय में उच्च पद एवं वेतनमान की अधिकारी थी। पुरखों की जमीन जायदाद भी थी जो यूपी के गांव में थी। पति पंजाब में प्रशासनिक अधिकारी थे।
रिटायरमेंट के बाद पति सिर्फ 6 महीने तक ही जीवित रहे थे। पंजाब में ही एक पॉश कॉलोनी में उनका 2 मंजिला आलीशान मकान था। बड़े बेटे ने ऑफर दिया था कि पापा की रिटायरमेंट के बाद अब पंजाब में रहना जरूरी नहीं है, अब आप मेरे साथ हैदराबाद में रहिए। तो छोटे बेटे ने जिद की थी कि नहीं मम्मी पापा, आप मेरे साथ दिल्ली चलिए। कितना अच्छा लगता था उस दिन, पर पति समझाते हुए बोले, जब तक हमारी जोड़ी सलामत है हमें यहीं रहने दो। यहाँ की हर चीज़ अपनी लगती है, सब लोग अपने लगते हैं। अजनबी शहर में अजनबी लोगों के बीच अटपटा सा लगेगा हमें। दोनों में से कोई भी एक मर गया तो चाहे हंस के या रो के हमें तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। जो जिंदा रहेगा उसे 6 महीने एक भाई रख लेगा और 6 महीने दूसरा भाई रख लेगा। पति समझदार व्यक्ति थे, गहरे से गहरी बात भी बड़ी सहजता से कह देते थे। एक बार उन्होंने हंसकर कहा था कि मैं तुम्हें विधवा बनाकर चला जाऊंगा। तब वह विरोध स्वरूप बोलती थी कि लोग औरतों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं और आप मुझे। मैं मेरे लालच से बोल रही थी। सुमित्रा विधवा की घरेलू उपयोगिता होती है, घरेलू कामों में मदद कर देती है, पोते पोतियों को संभालती है, स्त्री होने के कारण सहनशीलता भी होती है। वही विदुर घर वालों पर भार हो जाता है। घरेलू काम में मदद क्या करेगा घर वालों को, उसके खाने पीने का, कपड़े लत्ते का, सोने ओढ़ने का ख्याल रखना पड़ता है। सास बहू के काम का बोझ कम कर देती है, जबकि ससुर बहू का काम बढ़ा देता है। पति को याद कर सुमित्रा देवी की पलकें भीग गई। दादी लाली हो, नन्ही रोली तुतलाई। सुमित्रा देवी पल्लू से अपनी आंखें पोंछी, मोबाइल को फिर से गेम मोड पे सेट कर देती है। अब उनका हाथ कपकपाते चम्मच से रोली को खाना खिला रहा था और दिमाग में तूफान का बवंडर मंडरा रहा था। तो ये उपयोगिता है मेरी। इनके बच्चों को पालो, इनके घर में नौकरानी की हैसियत से रहो। इनके घर कोई भी रिश्तेदार आ जाए तो रिश्तेदारों के लिए चाय नाश्ता बनाओ। ये कहीं घूमने जाएं तो इनके घर की चौकीदारी करो। नौकरानी और मुझ में क्या फर्क है? नौकरानी भी तो वही सब करती है जो मुझसे करवाया जाता है, पर फर्क है नौकरानी तनख्वाह लेती है। नौकरानी को माजी न कहकर आंटी जी कहते हैं ये लोग। नौकरानी पसंद न आए तो बदली जा सकती है, मगर माँ बदली नहीं जा सकती, भगा दी जाती है। अगर मैं आर्थिक रूप से सुदृढ़ ना होती तो जरूर वृद्धाश्रम में भेज दी जाती। सुमित्रा देवी विचारों के भंवर में डूब उबर ही रही थी कि डोरबेल बजी। उठकर उन्होंने दरवाजा खोला। सामने सविता खड़ी थी। अगले 1 घंटे में सविता जल्दी जल्दी तैयार हुई और स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकल गई। इस समय सुबह के 9-10 हो रहे थे। सविता की वापसी शाम को 5 बजे तक होनी थी। तब तक रोली और घर उनके हवाले होता था। कल तक सुमित्रा देवी खुद को इस घर की स्वामिनी समझ रही थी। आज उन्हें लग रहा था कि वह तो महज एक काम वाली है, जिस पर घर के मालिकों को इतना विश्वास है कि उनकी मर्जी के बिना कोई ताला नहीं लगाया जाता। देखा जाए तो बात कुछ भी नहीं थी। परिवार के व्यक्ति से परिवार को सहयोग की अपेक्षा रहती ही है। बेटे और बहू ने कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। उनकी आवश्यकताओं का पूरा पूरा ध्यान रखा था। 56 साल की उम्र में होने वाली शारीरिक व्यधाओं से सुमित्रा देवी भी अछूती नहीं रही थी। उन तकलीफों का इलाज भी बेटा ही करवाता था। मशरूफियत की वजह से बेटा वक्त तो नहीं दे पाता था, पर ऑफिस से लौटने के बाद भले ही 1 मिनट के लिए ही सही, पर आकर पूछता था कि माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, कोई जरूरत तो नहीं। सुमित्रा देवी इतने में ही निहाल हो जाती थी, पर कभी कभी मन में चोट भी लगती थी, खास तौर पर तब जब बेटे बहू के रिश्तेदार घर पर आते थे। उनका भी मन करता था कि वह नए लोगों से घुले मिलने, पर उन्हें उठकर जाना पड़ता था। अगर वह खुद उठकर नहीं जाती थी तो मेहमान को लेकर बेटा बहू दूसरे कमरे में चले जाते थे।
अक्सर छुट्टियों वाले दिन बेटा बहू कभी शॉपिंग करने जाते, कभी किसी रिश्तेदार के घर या रेस्टोरेंट जाते थे। माँ, तुम भी चलोगी? यह कभी किसी ने पूछा ही नहीं। हाँ, फोन आ जाता था कि माँ खाना मत बनाना, हम लोग खाकर आ रहे हैं और आपके लिए भी खाना ला रहे हैं। कभी किसी का मशहूर रेस्टोरेंट का नाम छपे कार्डबोर्ड के डब्बे में लजीज खाना होता था, तो कभी लंच बॉक्स में घरेलू दावत का खाना। वह मन मसोर कर खाना खा लेती थी, मुंह से कोई शिकायत भी नहीं करती थी, पर दिल में एक कसक तो रहती ही थी। शरीर भी बूढ़ा हुआ था, ख्वाहिशें कभी बूढ़ी नहीं होती। रेस्टोरेंट में सिर्फ पेट नहीं भरा जाता, वहाँ के माहौल को भी एब्जॉर्ब किया जाता है, नए नए तौर तरीके सीखे जाते हैं। लिबास सिर्फ तन ढकने के लिए पहना जाता तो एक चादर भी काफी थी। नए फैशन के कपड़े पहनना क्यों जरूरी होता? क्या आधुनिक जीवन जीने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना होगा? पुनः जन्म या किसी जीवन में दैनियानूनी विचारों से मुक्ति पानी होगी। घंटों तक उधेड़-बुन में लगा दिमाग बहुत कुछ सोच गया। सुमित्रा देवी शिक्षित थी, समझदार भी थी, सिर्फ चतुर बुद्धि नहीं थी। उन्होंने स्वयं के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया था। जब खुद के बारे में सोचना शुरू किया तब सबसे पहले एक ही वाक्य दिमाग में आया कि मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ, मैं किसी की मोहताज नहीं। पति ने मेरे लिए पुरखों की जमीन जायदाद, पंजाब का घर, बैंक में बैलेंस और सबसे बड़ी चीज हर माह पेंशन छोड़ा है। पैसों की कमी नहीं है, मैं तो दो दो कामवाली रखकर खुद की सेवा करवा सकती हूँ। मुझे इन बहुओं ने कामवाली समझ लिया है। मैं इनके लिए खाना बनाऊं, झाड़ू पोछा करूं, इनके बच्चे पालूं और महीने के आखिर दिनों में जब इन लोगों की जेब खाली हो तो खर्चे के लिए रुपए भी मैं ही दूं। वाह भाई वाह, त्याग मैं कर रही हूँ और त्यागी ये लोग कहलाते हैं कि देखो बूढ़ी माँ को कितना प्रेम से रखते हैं। आक्रोश से भरे मन से उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब बहुत हुआ, अब किसी के साथ नहीं, खुद के साथ जीना है। दूसरों की इच्छा की नहीं, खुद की इच्छा की करनी है। रोली खेलते खेलते सो गई थी। उन्होंने रोली के चारों ओर तकिया लगाया ताकि वह लुढ़क कर गिरे नहीं और अपनी अटैची से एक पुरानी सी डायरी निकाल कर उसमें दर्ज पंजाब के कुछ नंबरों पर अपने मोबाइल फोन से बात की। वहां से उन्हें जो भी सुनने को मिला उनके पांव हाथ सुन पड़ गए। फिर उन्होंने गांव के रिश्तेदारों को फोन किया, वहां की खबर भी अच्छी नहीं थी। पति को मरे 6 माह ही हुए थे कि बेटों ने पंजाब का मकान बेच दिया था। अगले 2 सालों में गांव की संपत्ति भी बेच दी गई थी। जरूर बैंक अकाउंट भी खाली ही होंगे। अब समझ में आया कि बेटों ने दिल्ली, हैदराबाद जैसे महंगी जगहों पर, वो भी पोश इलाकों में इतना जल्दी इतना बढ़िया मकान कैसे ले लिया था, इतनी महंगी गाड़ी कैसे ले ली थी। वह जिसे बेटों की तरक्की समझ रही थी वह धोखा था। सुमित्रा देवी पंजाब के एक बैंक में अपने परिचित अधिकारी को फोन किया और अपना परिचय दिया, अकाउंट नंबर बताया और अपने अकाउंट का स्वास्थ्य पूछा। अमूनन बैंक अधिकारी इस तरह की सूचना फोन पर नहीं देते, पर पूर्व परिचित होने का लाभ भी उठाया। सुमित्रा देवी का अंदाजा सही निकला। सारे फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने से पहले आहरित कर लिए गए थे। लॉकर में पड़े गहनों का भी कोई भरोसा नहीं था। अंगूठी चेन जो वह पहनी हुई थी, उनके अलावा सिर्फ पेंशन ही उनका सहारा था। यही वो सहारा था जो कोई उनसे छीन नहीं सकता था। उनका भविष्य इसी पर निर्भर था। उनकी दाल रोटी दवाइयों का आसरा था। तभी तो हर कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन स्कीम की अनुशंसा करते हैं। इन्हीं हालातों से बचने के लिए पेंशन की जरूरत है। कर्मचारियों ने पूरी जवानी इस आसरे के लिए मशक्कत की कि बुढ़ापे में चैन से रहें। सिर्फ पेंशन के भरोसे वह चैन की जिंदगी जी सकती थी। सुमित्रा देवी की आंखें डबडबा गई। थोड़ी ही देर में सर दर्द से फटने लगा। जी चाहा कि जी भरकर रो ले, पर रोली जग न जाए, इसी डर से उन्होंने अपनी पीड़ा को पी लिया, चीखों को अपने गले से घोट लिया। डॉक्टर बेटी बाहर देश में रहती थी। इस समय
वहां रात थी, वह सोई हुई होगी या हो सकता है नाइट ड्यूटी पर हो। सुमित्रा देवी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, इमरजेंसी, तुरंत बात करो, और वह प्रतीक्षा करने लगी। सुमित्रा देवी के फोन में अंतर्राष्ट्रीय कॉल की सुविधा नहीं थी, इसलिए जब भी बेटी से बात करनी होती थी वह व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती थी। बेटी अपनी सुविधा अनुसार कॉल कर लेती थी। आज भी वही हुआ। 5 मिनट के अंदर कॉल आया। सुमित्रा देवी ने कभी सुबकते कभी रोते हुए अपनी भड़ास निकाली। जब चुप हुई तो बेटी का संक्षिप्त जवाब आया, मुझे सब मालूम है, पर मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे दस्तक के बिना ये कैसे संभव है। पापा की मृत्यु के बाद पंजाब छोड़ने से पहले आपने मकान किराए पर देने के लिए जो करारनामा साइन किया था, उसी समय आपने पावर ऑफ अटर्नी जय भैया के नाम लिख दी थी। बाद में भी आपने कई कागजों पर बिना देखे बिना पढ़े साइन किया था। मुझसे भी दोनों भाइयों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र लिखवा लिया, बकायदा स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवा कर तुमने भी साइन कर दिया। तो क्या करती, तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। माँ, जरा सी बात को क्यों इशू बना रही हो? संपत्ति उनकी है, वहां जाकर उन्हें रहना नहीं था। आज नहीं कल बेचना तो था ही, क्या फर्क पड़ता है कि आज बेचा या कल। और दोनों भाइयों ने धन उजाड़ा नहीं है, अपना अपना मकान खरीद लिया शहर में, और भी फ्लैट ले लिए। फर्क पड़ता है बेटी, पड़ता है फर्क। वक्त से पहले कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरे मरने के बाद मेरा शरीर ये बेटे ही जलाएंगे, तब ये अंतिम संस्कार कहलाएगा। आज जला दे तो हत्या कहलाएगी, कहकर सुमित्रा देवी ने फोन काट दिया। रात के 9 बज रहे थे। विशाल घर लौटा तो पता चला कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। न शाम की चाय पी है, रोज की तरह काम करके रखा है, बस बिस्तर पर पड़ी है। विशाल ऑफिस के कपड़ों में ही माँ के कमरे में आया। क्या हुआ माँ? माँ का ललाट छूता हुआ बोला, मुझे पंजाब जाना है। आवाज को भरसक संतुलित करते हुए सुमित्रा देवी बोली, पंजाब में क्या रखा है माँ? क्या नहीं है पंजाब में? मेरा घर है, वहाँ के बैंक में मेरी एफडी है, पेंशन अकाउंटेंट है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, या मकान और एफडी की तरह सब कुछ खत्म हो गया। सुमित्रा देवी फट पड़ी। विशाल को जैसे सांप सूंघ गया हो। जाने कितनी ही देर तक वह मौन खड़ा रहा। फिर बड़े भाई जय को दोषी और खुद को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश करने लगा। रहने दे, बहुत से पेपर मुझसे तूने भी साइन कराए हैं, जानबूझकर हड़बड़ाकर प्रदर्शित करते हुए कि ऑफिस जाने में देर हो रही है, तुमने देर न हो जाए इसलिए बिना पढ़े बिना सोचे विचार मैंने ये सोचकर साइन कर दिया कि बेटा ही तो है, साइन करवा रहा है। जब बेटे से ही विश्वासघात मिल रहा हो तो शिकायत किससे करूं? आखिर चाहती क्या हो? तुमसे तो कुछ नहीं, आज आखिरी दिन है जो मैं तुम्हारे घर में तुम लोगों के साथ हूँ। कल की रात मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं जय भैया के पास हैदराबाद का टिकट। कहीं नहीं रहना मुझे, न हैदराबाद, न दिल्ली, न बाहर देश। पंजाब जाऊंगी, वहीं किराए पर मकान लेकर रहूंगी या गांव चली जाऊंगी। कहीं कोई ठोर न मिला तो वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी, पर तुम लोगों के साथ रहना अब मुमकिन नहीं। जबरदस्ती करोगे तो बिल्डिंग की छत से कूदकर जान दे दूंगी। विशाल माँ की बात सुनकर हड़बड़ाते हुए बोला, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, मैं पंजाब में आपके रहने खाने की व्यवस्था कर दूंगा, पर अभी तो उठो, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। खाना रख जाओ, जब भूख लगेगी तब खा लूंगी, कहकर सुमित्रा देवी ने करवट बदलकर मुंह फेर लिया। विशाल थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में चला आया। जेब में मोबाइल निकाला और बड़े भाई जय को सारी परिस्थिति समझा दी। मैं पहली फ्लाइट से दिल्ली आ रहा हूँ, जय ने कहकर फोन काटा और ट्रैवल एजेंट को फोन करने लगा। अगली सुबह हुई। रोली ने अपने मम्मी पापा को जगाया। वे देर रात तक दिल्ली और बाहर देश बातें करते रहे थे। भविष्य की योजनाएं बनाई गई थी। देर से सोने के कारण सुबह नींद नहीं खुली थी। किचन में कोई खटखट नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी।
जबकि माँ रोज सुबह जग जाती थी और सविता के जगने से पहले किचन का आधे से ज्यादा काम हो चुका होता था। माँ नाराज है ये तो वह जानती थी, पर तत्कालीन कारण क्या था वह समझ नहीं पाई थी। बुढ़ापे की सनक है सोचकर वह सास के कमरे में पहुंची, लाइट जगाई। पलंग पर नजर पड़ते ही उसकी चीख निकल गई। सुमित्रा देवी अपने वायदे के मुताबिक इस घर से तो क्या, इस दुनिया को भी सदा के लिए अलविदा कह गई थी। मृत चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे और साइड टेबल पर ढक कर रखा खाना वैसे ही पड़ा था जैसे बीती रात सविता छोड़ कर गई थी। दोस्तों, आपको यह भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।